जी सर। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान केवल श्वासों पर, 3 बार ओम का उच्चारण और गायत्री महामंत्र के साथ लंबा गहरा श्वास। आ, 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 स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को घर्षण दीजिए और धीरे से अपने चेहरे पर लगाएं और हथेली को देखते आगे बढ़े। हरिओम सभी को। थैंक यू पूजा जी। चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हठ प्रदीप का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट उपदेश हम लोग देख रहे हैं। अभी तक बेसिकली देखा जाए तो इंट्रो ही हम देख रहे हैं। मेन आज से जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका मतलब आसनों से। उससे पहले जो हमने कल जो देखा था उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। अपने स्मृति पटल पे कल के लेक्चर को याद कीजिए कि कल हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने किसको नमस्कार किया था? तो एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए। आदिनाथ जी। सबसे पहले जो स्वामी स्वात्माराम जी थे उन्होंने आदिनाथ को नमस्कार करते हुए हठ प्रदीप का शुरुआत करी। इसके बाद उन्होंने कौन से गुरुओं को याद किया उन्होंने, बताइए। नाथ नाथ संप्रदाय के जो गुरु रहे हैं उनको उन्होंने याद किया है। कौन कौन से गुरु थे? मत्स्येंद्र और गोरक्षनाथ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाथ संप्रदाय के जो गुरु रहे हैं उन्होंने इन दोनों को याद किया। और भी कई सारे रहे हैं बट नाम जो मिलता है, हरिओम जी, नाम जो मिलता है इन दोनों का मिलता है। इसके बाद हमने क्या देखा था? साधक बाधक तत्व देखे थे। एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके बताइए कौन कौन से साधक तत्व है, कौन से बाधक तत्व? बाधक तत्व है प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघ लौल्यंच षड्वीर योग विनश्यति। बाधक तत्व से। ठीक है, और कोई दूसरे व्यक्ति बताइए बाधक साधक साधक तत्व बताइए। हाँ बताइए साधक तत्व है संदीप। सर उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्वज्ञानश्च निश्चयात् जनसंघ परित्यागात् षड्वर योगो प्रसिद्धति। बहुत बढ़िया। श्लोक नंबर क्या है? 16 है सर। गुड। और इससे पहले हमने मठ के बारे में देखा था कि मठ कैसा होना चाहिए। कोई सुराज्य वाला कोई श्लोक सुनाइए। सर मैं सुनाऊं सर? सुनाइए सुनाइए। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्तं शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यं हठयोगिना। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा और मठ के बारे में क्या बताया गया है? कैसा मठ होना चाहिए, किस तरह का मठ होना चाहिए? लक्षण बताया गया ना, यूथ मठ के लक्षण जो बताए गए हैं, कैसा होना चाहिए उनका लक्षण? सर कुटी का द्वार अल्प होना चाहिए, कोई भी छेद न हो जिसमें चूहा सांप आदि ना पाए, भूमि ठीक है, समतल होनी चाहिए, गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए और कीड़ों से रहित होना चाहिए। उसके बाहर मंड वेदी तथा कुआं हो और जो मठ के चारों ओर दीवार होनी चाहिए, दीवारों से घिरा हुआ होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है,
इसके अलावा जो है एक हमने आसन के लाभ बताए थे आपके श्लोक में, वो श्लोक याद है? वह सुना दीजिए। तस्य तत्वा अंगदासन पूर्वमुच्यते स्थैर्य धैर्य च लाघवम। सर एक वर्ड भूल गई मैं। क्या भूल गए? कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम। ये सीरीज में आप लोग याद रखना, ठीक है? कैसे? स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। ये तीन सीरीज में याद रखना आप लोग, ठीक है? और ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कल एक चीज छूट गया था, वो यम नियम है। देखो योगांग में तो वैसे तो यम नियम की चर्चा नहीं है, श्लोकों में नहीं है, बट एक्स्ट्रा जो है दिया हुआ है, बुक में वर्णित है, तो हमको याद भी रखना है टोटल। जैसे अच्छा कोई बताओ, पतंजलि योग सूत्र में कितने यम और कितने नियम है? 5 यम 5 नियम। कौन कौन से बताइए? अहिंसा सत अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। शौच संतोष नियम? तपः स्वाध्याय शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर परिणाम। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी हम लोग हठ प्रदीप का पढ़ रहे हैं, यहाँ पे यम और नियम दोनों ही 10-10 बताए गए हैं, आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या है, कौन कौन सा है, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक बार बता दीजिएगा कि स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? जी जरूर। जी सर। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है ना, आप ध्यान दोगे, एक मिनट, ये देखना, ठीक है? यमा 10 बताए गए हैं और वैसे ही जो नियम है वो भी यहाँ पे 10 बताया गया नियमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो अहिंसा सत्य अस्त्यम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया अर्जव मिताहार शौच शौचम चैव यमा दशा। तो ये जो यम जो है 10 बताया गया, कौन कौन सा है? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य, चौथा है ब्रह्मचर्य, पांचवा है क्षमा, छठा है धृति, सातवां है दया, आठवां है, इसको देखो अन्वय करके तोड़ेंगे ना तो आर्जव होता है, तो इसमें आठवां हो गया आर्जव, नौवां हो गया मिताहार और 10वां क्या हो गया? शौच। ये टोटल 10 जो है यम बताया गया है। एक एक का हम अर्थ समझते हैं। देखो ये अहिंसा तो आपको पता ही है ना, इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। सत्य ट्रूथ इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अस्त्य अस्त्य बहुत लोगों को नहीं पता होता है। बताओ अस्त्य का मतलब क्या पढ़ा है आपने पतंजलि योग सूत्र में? चोरी न नहीं करना। हाँ बिल्कुल, नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना, इससे है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य ये तो ऑलरेडी पता, आप वहां भी था। क्षमा करने का भावना होनी चाहिए, ये सब यम बताया गया है सारे। धृति धृति मतलब बताओ क्या होता है? धृति मतलब धैर्य। धैर्य। धृति मतलब होता है आपको सब बुद्धि होती है। हम्म नाम से धृति मतलब धैर्य ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है? धृति मतलब बुद्धि होता है, ठीक है? तो याद रखना इस चीज को। दया आपको ऑलरेडी पता है, दया की भावना सर होनी चाहिए, काइंडनेस। मती हो गई ना सर। मती मती नीचे है ना सर। बुद्धि मति उसी को कहते हैं। नहीं मति अलग है, सुनो, धृति मतलब सर बुद्धि समझो। मति संस्कृत वर्ड है सर। मति का हिंदी मीनिंग होता है बुद्धि सर। तो धृति, अच्छा धैर्य यहाँ होगा, धृति मतलब धैर्य ही, ठीक है? यहाँ पे है मति, ऑलरेडी ये यम नियम में, नियम में मति वही बोल रहे हैं सर। मति बुद्धि होती है। बुद्धि मति दे। यहाँ है मति। धृति मतलब बुद्धि। बुद्धि याद रखना, सॉरी ये धैर्य।
ठीक है, देखो कई बार हम भी मिस्टेक कर सकते हैं, तो आप लोग बता देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक और बात आपको मैं बता दूं, कई बार मैं जान से भी मिस्टेक करता हूँ, ठीक है, कि आपका ध्यान कितना है यहाँ पे। इसके बाद दयापदा, आर्जव, आर्जव का मतलब बताओ क्या होता है? आर्जव विनम्रता का सर। मतलब होता है सरलता, नम्रता, सरलता। आर्जव का मतलब सरलता से है, ठीक है। मिताहार मतलब जो मिताहार भोजन से, डाइट से है, कि मिताहार होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट बोल सकते हैं, या फिर हल्का भोजन हो सकता है मिताहार ना, उसको हम कहते हैं मिताहार। इसका शौच, शुद्धि चैव या सर, मद, आंतरिक बाह्य। आंतरिक शुद्धि है ना, ये वहां पे भी है, आपको पतंजलि योग सूत्र में भी ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो ये टोटल आप याद कर लेना, 10 यम। इसके बाद आता है नियम, तप, संतोष, अस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजनम, सिद्धांत वाक्य श्रवणम, ही मति च तपोहुतम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कह रहा है। पहला होता है तप। तप आप पता है कि जो भी कोई भी दुखों में भी, या फिर तप में उससे आप समझते हैं, ठीक है। तप का मतलब कोई भी दुख हो रहा है, वो तप ही एक प्रकार का है। संतोष, सेटिस्फैक्शन, आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब बताओ क्या होता है? ईश्वर में श्रद्धा होना। करना। दो वेदों में वर्ड होते हैं श्रद्धा। ना, आस्तिक और नास्तिक। ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले को हम आस्तिक कहते हैं। दान, ईश्वर पूजनम, जो दान ईश्वर ये सब सारी चीजों में रखता है, ठीक है, उसको कहते हैं ईश्वर पूजन। दान हो गया एक, और एक क्या हो गया? ईश्वर पूजन। इसके बाद सिद्धांत वाक्य श्रवणम। सिद्धांत वाक्य श्रवणम मतलब क्या होगा यहाँ पे? अच्छे गुणी या सत्संग का सुनना, ये सब सारे चीज का सिद्धांत वाक्य श्रवणम। ही और मति, ही मतलब बताओ क्या होता है? ही का मतलब लज्जा। लज्जा, जो यहाँ लिखा हुआ, लज्जा, ही का मतलब। और मति तो पता है ना। तो ये टोटल जो है 10 नियम बताए गए हैं, ठीक है। और हवन, हुतम मतलब हवन होता है, तपो हुतम। हुतम मतलब क्या है? हवन। ये टोटल जो है 10 जो है नियम है, तो इसको आप याद कर लेंगे। कौन कौन सा है एक और पढ़ के सुना देता हूं। तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ही, मति, तप और हवन, ठीक है। तो ये 10 जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन। अब सर इसके आगे हम बढ़ते, हाँ जी बताइए। सर धृति का मतलब बुद्धि ही होता है। जो मति होती है वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। धृति बस बुद्धि होती है और जो मति वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। अच्छा, वही धृति ये वर्ड जो है, उसमें भी ग्रंथ संहिता में भी हमने देखा था एक जगह का ना, वहां भी कई बार आया था, तो इसलिए मुझे जहां तक लग रहा था कि बुद्धि होना चाहिए, लेकिन चलो एक बार फिर से मैं देख लूंगा ना। इसमें इसका मतलब तो नहीं दिया हुआ है, धृति, क्षमा ठीक है, इसको मैं बता दूंगा आपको ना। थोड़ा सा इसका धृति मतलब बुद्धि से ही होना चाहिए, मुझे तो जहाँ पे बुद्धि ही कहा। कोई नहीं, इसको मैं ना एक बार देख लूंगा मैं, ठीक है, फिर कल बता, कल मुझे रिमाइंड करा देना, मैं एक बार बता। सर धृति मतलब धारण करना होता है। धैर्य होता है सर, हमें कहीं धैर्य देखे तो होता है। धैर्य होता है सर। धैर्य रखना, धारण करना। बुक में धैर्य ही है सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं कल बता दूंगा, फिर भी आप लोग जो भी कंफ्यूजन है कल देख लेंगे। धारण करना भी कह सकते हैं, धृति मतलब धारण, या फिर धैर्य, या बुद्धि भी मैंने कई जगह देखा था, लेकिन खैर इसको मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, फिर आपको मैं कल बता दूंगा कंफर्म करके। क्योंकि दूसरे यहाँ पे मति जो दिया हुआ है ना, तो इससे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि मति ऑलरेडी है, मति मतलब बुद्धि ही होता है, ठीक है, तो दो जगह तो नहीं आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं कि धृति मतलब धैर्य होना चाहिए, धारण करने की होना चाहिए।
लेकिन फिर भी कल बता दूंगा, ये है ना साक्षी जी, आप शायद पूछ रहे थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो वो सब जो है ना वो डायरेक्ट पूछे जाएगा एग्जाम में, उसका अर्थ नहीं पूछेगा, लेकिन चलो ठीक है, समझने के दृष्टिकोण से अर्थ जानना भी जरूरी है। लेकिन जो वर्ड श्लोक में दिए रहते हैं ना, वही वर्ड्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आज हम देखेंगे आसन। सबसे पहले आसन जो है वो स्वस्तिक आसन है। तो स्वस्तिक आसन कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, जानु पूर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रक्षते। मैं इसलिए कहा था आपको कि जिन्होंने भी घिरण्ड संहिता में लेक्चर लिया होगा उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये वर्ड क्यों किया। वहां पे आपने कई बार मैंने ये चीज के अर्थ आपको मैंने बताए थे, जानु, पुरु, याद है, पाद तले, रिजुकाय, समासीना, ये वर्ड्स हम कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं घिरण्ड संहिता में। तो जानु का मतलब क्या होता है? जानु वस्ति सुना है ना आपने आयुर्वेद में? जानु का मतलब घुटना। एक एक करके समझो। बहुत आसान है, अगर आप तोड़ के समझोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा श्लोक को समझना। उरु मतलब क्या होता है? जंघा। ठीक है, और अंतरे, घुटना और जंघा के अंतर मतलब बीच में। सम्यक कृत्वा पाद तले उभे, पाद तले मतलब सोल, तलवा, है ना, पैर का तलवा। तो कह रहा है कि पैर के जो तलवा को घुटना और जानु के मध्य में बीच में लगाने के लिए कह रहा है, सम्यक कृत्वा लगाना। रिजु काय, रिजु का मतलब, रिजु मतलब सीधा होता है, काय मतलब शरीर, शरीर को सीधा करके समासीना स्वस्तिकम तत्प्रक्षते, पूरे शरीर को कहते हैं ना, कमर गर्दन पूरा एक सिद्ध में होना चाहिए, एक सिद्ध में रखना है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वस्तिक आसन कहते हैं। इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी आप जब पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। एक चीज बड़ा पंगा है कि यार इतना पीछे स्वस्तिक आसन को सबसे लास्ट में जो है ना, आप बुक के सबसे एंड में, अगर आपके पास बुक होगा तो सबसे एंड में जाओ और वहां पे स्वस्तिक आसन दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज होगा कि यार बुक को सबसे पीछे लेके जाना, आपको दिखाना। या तो फिर मैं आपको एक बार सारा डिस्कस करने के बाद लास्ट में दिखा दूं लेक्चर के एंड में। समझ में आया कैसे? यहाँ पे सर उसको हम लोग खुद से देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि मुझे वहां पे डायरेक्ट पीछे जाना पड़ेगा, फिर आगे ये थोड़ा सा टफ हो रहा है। मैं इसका कोई व्यवस्था करता हूँ कि एक साथ वो दिख जाए। थोड़ा सा ये मुश्किल होगा ना कि डायरेक्ट लास्ट चैप्टर पे जाके दिखाना। जिनके पास बुक नहीं है ना उनके लिए दिक्कत है ना, आपके पास बुक है लेकिन सबके पास बुक तो नहीं होगी। रुक जाओ, बस थोड़ा सा टाइम किलिंग है ये। कल से इसकी कोई व्यवस्था लगाते हैं कि ये आपको दिक्कत ना करे। कौन से चैप्टर पे? तृतीय सर जिसके उपदेश। पास बुक है वो कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है। एक काम करते हैं यार, चलो एक उपाय समझ में आ गया मुझे। तो मैं सारे उसके जो आसनों के जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना उसको एक पीडीएफ में एक साथ रख के और फिर मैं आपको दिखा दूंगा तुरंत, ये ज्यादा सही है। आज थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लो, ठीक है? कल पेज से मैं नंबर इसके सर 233 सर। नहीं वो तो ठीक है, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकता ना। जा सकता हूँ क्या? नहीं जा सकता। ग्रुप पे कितना डाला बड़ा है सर।
नहीं, कितना बताया पेज नंबर ये पवन जी? 233 सर। 233 देखते हैं सर्च करके आता है क्या? अरे नहीं, ये तो नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। चलिए कोई नहीं, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। मैं फिर ऐसे मजा नहीं आता, पता है, साथ साथ जब हम डिस्कस करते हैं ना तो फिर चीजें बड़ा क्लियर हो दिखाने जाती है प्रयास क्या। करूँ सर? ग्रुप में डाल दिया सर फोटो। ठीक है, तो चलो, मुझे तो पता है कि कैसे है। तो आपने देख रहे होंगे कि दोनों पैर की जो तलवा है ना, दोनों घुटनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो ग्रुप में देख लिया सर। एक मिनट, लाइन पर हो जाए। मुझे जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होता ना, मजा नहीं आता है ना। और आपको भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को ऊपर? जी सर दिख रहा है। देखो दो, अब ये ऐसे ही करके दिखा दिया करो पहले कभी आज। इस तरह देखो, दोनों पैर के जो तलवा है ना, दोनों घुटना, ठीक है, जानु और उरु के बीच के मध्य में है, और पूरी पीठ सीधी है। ये है, इसी को हम कहते हैं स्वस्तिक आसन। और एक और बात, इससे एक और चीज याद आ रहा है मुझे कि आपने टोटल जो 15 आसन है, 15 में ना सब में लाभ नहीं लिखा हुआ है। स्टार्टिंग के जो 7 आसन है उसमें ही सिर्फ विधि है, बाकी के जो 8 आसन है उसमें लाभ दिया हुआ है। समझ रहे हैं? सबसे पहले मुझे लगता है आसन आपको पढ़ाने से पहले 15 आसन के बारे में बता देना जरूरी है। ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो, अच्छा, कोई बता सकता है कि आदिनाथ ने टोटल कितने आसनों को कहा है? ये कितने आसन है? 84। 84, बहुत बढ़िया। यहाँ से कुछ कुछ चीजें और भी आपको मैं बता देता हूँ। आदिनाथ ने टोटल जो है 84 आसन बताया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि आदिनाथ ने कितना बताया है, अगर ऑप्शन में 15 है, 84 है, और ये भी कह रहा है कि हठ प्रदीपिका में आदिनाथ के अनुसार कितने आसन बताया गया है, बहुत लोग कंफ्यूज करके सीधे 15 मारेंगे, लेकिन वो गलत होगा। कितने आसन है? 84 आसन। ठीक, इसके बाद उसमें भी हठ प्रदीपिका में टोटल मुख्य कितने आसन है, टोटल कुल? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? 15। और 15 में भी टोटल मुख्य जो, उसमें भी कुछ आसन मुख्य बताया गया है, तो वो 4 आसन बताया गया है। कौन कौन सा? सिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 4 आसन मुख्य बताए हैं। और इस 4 आसन में भी अगर कहा कि इसमें भी सबसे प्रमुख कौन सा है, तो वो है सिद्धासन। ठीक है, समझ में आया? 84 आप कैसे याद रखोगे? 84, 15, 4 और 1, इस तरह से। ठीक है, एक कौन सा हो गया? सिद्धासन। 4 कौन सा हो गया? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, और 15 जो अभी हम देखेंगे आसन, और टोटल 84 आदिनाथ के अनुसार, स्वात्माराम के अनुसार 15। ठीक है, अब 15 कौन कौन से आसन है ये तो आपको रट जाना है। ठीक है, टंग पे होने चाहिए। स्टार्टिंग के जो 7 आसन है ना, धनुरासन तक, इसमें सिर्फ विधि बताया गया है, ये भी आप याद रखोगे। और मत्स्येंद्र आसन से जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें विधि के साथ लाभ बताया गया है।
ऊपर वाले में लाभ नहीं है। तो इंपोर्टेंट कहाँ हो जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से ज्यादातर बनता है, मत्स्येंद्र आसन से नीचे ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। आप ऊपर वाले को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मत्स्येंद्र आसन से नीचे, क्योंकि लाभ दिया हुआ है। ठीक है, विधि आपको जानना है। और प्रैक्टिकली व्यवहारिक दृष्टिकोण से कई सारे आसन अलग होते हैं और हठ प्रदीपिका में कई सारे आसन अलग डिफरेंट है, तो कंफ्यूज मत करना आप लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता कई सारी चीजें अलग हैं, तो आपको रेफरेंस याद रखना है, किसके अनुसार कौन सा आसन कैसे करना है, किसका क्या लाभ, तो रेफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग मन ही मन यहाँ से मेरे साथ सब लोग दोहराना कि पहला आसन से लेकर, पहला है स्वस्तिक आसन, दूसरा है गौमुख आसन, तीसरा है वीरासन, चौथा है कुर्मासन, पांचवा कुक्कुट आसन, छठा उत्तान कुर्मासन, सातवां धनुरासन, आठवां मत्स्येंद्र आसन, नौवां पश्चिम। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में पश्चिमोत्तान आसन, लेकिन यहाँ पे कैसा यूज किया हुआ है, पश्चिम तानासन, पश्चिम नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। और यहाँ जब हम लोग आप पढ़ेंगे ना मत्स्येंद्र आसन, तो यहाँ पे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन दिया हुआ है बुक में। ठीक है, इसके बाद मयूरासन 10वां, 11 है शवासन, सिद्धासन, पद्मासन। पद्मासन का 2 प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पद्मासन ना बद्ध पद्मासन के जैसा दिया हुआ है, तो वो याद रखना है, और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। इसके बाद सिंहासन, भद्रासन, ये सारे चीज हैं, टोटल 15 आसन। ठीक है, क्लियर है ये 15 आसन कौन कौन सा हमें पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है, बताओ 15 आसन जी सर। कौन कौन सा आसन पढ़ना है हमें। ठीक है, तो स्वस्तिक आसन हमने देख लिया, उसके पिक्चर को भी समझ लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें सिर्फ विधि बताया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हिंदी भी आप लोग पढ़ सकते हैं, हिंदी भी ठीक दिया हुआ है। इसके बाद आता है गौमुख आसन के बारे में। ठीक है, तो सव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत्, दक्षिणे अपि तथा शव्यम गौमुखम गोमुखाकृति। इसमें कह रहा है कि सव्ये दक्षिण गुल्फम, बताओ गुल्फ का मतलब क्या, हमने बताया था आपको गुल्फ मतलब क्या होता है। एडी सर, एंकल एंकल यहाँ पे एरी से समझना आप। ठीक है, एरी, तो दाएं एरी को तू पृष्ठ पार्श्व, पृष्ठ मतलब क्या होता है पीछे, पार्श्व मतलब बगल में। ठीक है, पीछे की तरफ एरी को ले जाना है, पार्श्व मतलब पीछे की तरफ रखने की बात कह रहा है। दक्षिणे अपि तथा सव्यम गौमुखम माइक म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। पुष्पा जी माइक म्यूट कीजिए। सॉरी ध्यान रखिए इस बातों का ना। कह रहा है कि दक्षिण गुल्फम, दक्षिण एरी को पीछे लगाने की बात कर रहा है, पीछे और बगल में। तो पृष्ठ पार्श्वे, पृष्ठ मतलब होता है पीछे, पार्श्व मतलब बगल में रखने की बात कह रहा है। दक्षिण अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति, और वैसे ही दूसरे पैर को भी मोड़कर पीछे, दक्षिण पीछे की तरफ ले जाने की बात कह रहा है ना। और कैसी आकृति हो जाएगी, गौमुख के समान, एक घुटना एक घुटने के ऊपर और दोनों पैर पीछे, इस तरह से। ठीक है, और इसमें हाथ के बारे में कुछ नहीं कहा है, रिमेंबर, हाथ की कैसे रखना है नहीं रखना है इसमें कुछ नहीं मेंशन है। तो आप अपने मन से मत जोड़ लेना कि हाथ को ऊपर ले जाके फिर एक हाथ को पीछे ले जाके फिंगर्स को इंटरलॉक करना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, बस गौमुख के समान आकृति बनाना। हाँ, जब आप पीछे इमेज जो दिया हुआ है
उसमें दो इमेज दिया हुआ है, एक तो हाथ आप अपने घुटने पे रखिए या बगल में रखिए, या तो फिर पीछे ले जाके फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। तो ये कह रहा है कि गौमुख की आकृति बनाना है। इमेज जो है ना लास्ट में मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है? क्लियर है ये गौमुख आसन? ठीक है। ठीक है। इसके बाद आता है कि एकम पाद में अस्मिना विन्यस दुरनी स्थिरम इतर स्मी अस्तता चोरु विरासना मितिरितम। अब देखो वीरासन, जब आप ग्रंथ संहिता देखोगे ना तो वहां पे वीरासन अलग तरीके से किया हुआ है। वज्रासन में बैठ के एक पैर ऊपर, ठीक है, और एक हाथ ऐसे चिन्ह पे लगा के स्टैंड करके इस तरह से वीरासन किया हुआ है। आप अगर किसी और बुक को देखेंगे, स्टैंडर्ड बुक को नहीं देखेंगे, तो वहां पे भी अलग दिया हुआ है इमेज, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, कि कह रहा है कि एक पांव को दूसरी जंघा पे, ठीक है, और दूसरे पांव को अन्य जंघा पे रख के उसको वीरासन कह रहा है। एक पादम अक्ष्मीन विन्यस दुरुणी स्थिरम इतर स्थिता चोरु विरासना मितिरितम। ठीक है, अब कैसे है इसको मैं आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो मतलब आप यूं समझिए कि वीरासन में मकरासन किया है ना आपने? एक मिनट, नहीं वो कुछ, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है। सॉरी। देखो वीरासन है अर्ध पद्मासन की स्थिति, ठीक है, देखा है ना आपने? अर्ध पद्मासन, मकरासन नहीं, अर्ध पद्मासन, कि एक पैर को हम दूसरे जांघ पे रखते हैं और एक पैर नीचे से है ना, हाफ लोटस पोस्चर, अर्ध पद्मासन। उसी को यहाँ पे वीरासन कहा है, ये याद रखना। कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा कि जो वीरासन की विधि जो है किससे मिलता जुलता है, तो अर्ध पद्मासन के जैसा है। ये आपको याद रखना है कि एक पांव को दूसरे जांघ पे और दूसरे पैर को अन्य जांघ के नीचे की तरफ रखना है, ठीक है, इसको हम वीरासन कहते हैं। आप इमेज बुक हो तो इमेज देख लेना, या तो फिर मैं लास्ट में दिखा दूंगा। दिखाने की जरूरत है इमेज? बताइए। नहीं सर। ठीक है, अर्ध पद्मासन इमेज आप अपने माइंड पे लाओ, अर्ध पद्मासन, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे वीरासन। ठीक है, आगे देखते हैं। गुदम निरुद्ध्य गुल्फाभ्याम व्युत्कर्मेण समाहित कुर्मासन भवेत दिति योग विदो विदु। अब कह रहा है कि गुदम निरुद्ध, अब गुदा को निरुद्ध करने की बात कह रहा है। कब होगा? जब गुल्फ यहाँ पे एरी से है, एरी, ठीक है, गुल्फाभ्याम तो दोनों एरी है ना, ये द्वितीय वचन आ गया। गुल्फाभ्याम मतलब द्विवचन, मतलब दोनों गुल्फ को कह रहा है कि गुदा के मूल में रखकर, है ना, उसको निरुद्ध करना है। व्युत्कर्मणेन समाहित, उल्टा मतलब पंजा बाहर और हील अंदर। मकर आसन यहाँ पे समझना, जैसे मकर आसन करते हैं, टोज आउटसाइड हील इनसाइड, है ना, सेम वैसे ही। और कैसे बैठना है? वज्रासन में बैठना है। मैं आपको इमेज विजुलाइज कराने का प्रयास कर रहा हूं। वज्रासन में बैठना, जैसे वज्रासन में बैठते हैं, हील को अंदर करना और टोज को बाहर की तरफ करना, ठीक है, और एरी पे बैठना है ताकि गुदा मूल को हम निरुद्ध कर पाए। उसी को यहाँ पे कहा है कुर्मासन भवेत दिति योग विदो विदु। जो योग को जानने वाले हैं, जानकार हैं, है ना, योग विदो विदु, जो योग को जानने वाले हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है? कुर्मासन कहा है। अभी आप लोग कैसे करते हैं कुर्मासन? टर्टल पोज कैसे करते हैं?
पैर को फैला लेते हैं, है ना, दोनों हाथ उसके बीच से ले जाकर पेट को लगाते हैं, सुप्त कुर्मासन करते हैं ना ऐसे। तो वैसा नहीं यहाँ पे अलग है। यहाँ पे वज्रासन में बैठ के हील को अंदर, टोस को बाहर करके बताया हुआ है कुर्मासन। मैं आपको एक बार लास्ट में दिखाऊंगा सारे पिक्चर, ठीक है, तो आप पेशेंस रखिए। इसके बाद समझ में आया कैसे करना है? इमेज आपको विजुलाइज हो रहा है? ठीक है। अगर आप लोग साथ में हैं तो पवन जी चाहे तो आप ना माइक वो वीडियो ऑन करके भी एक एक इमेज शो करके दिखा देना, ठीक है, साथ ही साथ। या जिनके पास भी बुक है, एक व्यक्ति कोई बुक को थोड़ा सा फोकस करके दिखा दीजिएगा किस तरह से इमेज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है पद्मासनम तू संस्थाप्य जानु उरु अंतरे करौ, ठीक है, निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योम अस्थकम कुक्कुट आसनम। अब कौन सा आसन हम लोग पढ़ रहे हैं? कुक्कुट आसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुक्कुट आसन में क्या कह रहा है कि पद्मासन में बैठना है। पद्मासन कैसे लगाते हैं? एक पैर को दूसरे थाई पे, फिर दूसरे पैर को दूसरे थाई पे लगा के क्रॉस लेग करके बैठते हैं। तो पद्मासन में बैठना है और क्या करना है? जानु उरु अंतरे करो। करो मतलब होता है, बताओ कौन क्या होता है करो मतलब? हाथ। हाथ। हाथ को जानू और उरु के मध्य में बीच में रखकर निवेशीय भूमौ, भूमि पे रखना है दोनों हाथ को, संस्थाप्य रखना है, व्योम अस्थकम, व्योम मतलब यहाँ पे आकाश होता है, आकाश में ऊपर उठने की बात कर रहा है ना, पृथ्वी से ऊपर उठने की बात कह रहा है कि आकाश में आपको स्थापित होना है, अपने शरीर को ऊपर उठाना है, उसी को हम कहते हैं कुक्कुट आसन। ठीक है, क्लियर है? इमेज समझ में आ रहा है क्या कह रहा है? कुक्कुट आसन कैसे कि पद्मासन में बैठना और दोनों हाथ को दोनों ये घुटना और उरु के मध्य में ले जाकर दोनों हथेली को जमीन पे टिकाकर और हिप को ऊपर उठाना और आकाश में पूरे बॉडी को ऐसे स्थापित करने के बाद उसी को हम कहते हैं कुक्कुट आसन, मुर्गा आसन। कुक्कुट मतलब क्या होता है? मुर्गा। अब हम पढ़ते हैं उत्तान कुर्मासन। क्लियर है? कोई बताइए, आगे बढ़े ना? जी सर। बोल दिया करना, ठीक है? अगर मैं पूछूं तो बोल देना, नहीं तो मैं कंफ्यूज में रहूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। अब उत्तान कुर्मासन पढ़ते हैं। कुक्कुट आसन बंधस्थो दोर्भ्या संभद्य कंधराम सेते कुर्म वदुत्तान एतत् उत्तान कुर्मकम। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अभी स्पष्ट कर दे रहा हूं कि अब जब आप इमेज देखोगे वहां पे अलग है, वहां पे ना क्या है, ग्रीवा को पकड़ा हुआ है, गर्दन को पकड़े हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ना हिंदी में भी आप ट्रांसलेशन देखो तो यहाँ पे गला ही लिखा है, लेकिन आप सबको पता है कि कंध मतलब क्या होता है? कंधा। हरिओम सर, दिखाई दे रहा है सर? हाँ, तो वो गले पकड़ा हुआ है, जो लड़की है ना वो गले को पकड़ी हुई है, ठीक है। तो गला नहीं पकड़ना है, वो गलत है इमेज, कंधे को करना है। तो कुक्कुट आसन में जैसे अभी आपने किया कुक्कुट आसन वैसे ही करना है, बट दोनों हाथों को कंधों पे रखना है। दो भयाम है ना, दोनों हाथों को द्विवचन है, कंधे पे रखने की बात कर रहा है। सेते कुर्म वदुत्तान, और उसमें क्या इमेज में गलत है पवन जी जो दिखा रहा है? उसमें वो बैठी हुई है, मतलब बैलेंस बनाया हुआ है। यहाँ पे लेटने की बात है, आपको लेट जाना है। सेते कुर्म वदुत्तान एतत् कुर्मा उत्तान कुर्मकम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? चित्त लेट जाना है, उसी को कहते हैं उत्तान। उत्तान मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, पेट ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, ऊपर की तरफ, उसी को उत्तान कहते हैं। सर इधर है ठीक है? इमेज, दिखाऊं सर? दिखा दीजिए। इमेज गलत है, जो आप अगर हट प्रदीप का देखेंगे स्टैंडर्ड वाली बुक, वो इमेज वो गलत है।
मिस्टेक है वो। तो क्लियर है उत्तान उत्तान ये उत्तान कुर्मासन। बताइए, आगे बढ़ेंगे फिर, है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे धनुरासन। पाद अंगुष्ठौ तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवण विधि धनु धनुराकर्षण कुर्यात धनुरासन मुच्यते। बताओ, कोई व्यक्ति बताओ, पानी मतलब क्या होता है। हाथ सर, हाथ। ठीक है, हाथ। पाद अंगुष्ठ मतलब पैर के अंगूठे, श्रवणाविधिवत नव, कानों को, कानों तक। बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं। अब क्या कह रहा है कि दोनों, अब हम लोग क्या करते हैं बताओ, अभी हम लोग मॉडर्न में कैसे करते हैं धनुरासन, क्या अंतर है अभी और अभी इस टेक्स्ट में जो हम करते हैं प्रैक्टिकली। हम लोग अपनी एंकल्स को पकड़ते हैं, इसमें पैरों को पकड़ने के लिए कहा है। वेरी गुड। अभी हम लोग जो है एंकल ज्वाइंट पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पैर के अंगूठों को पकड़ना है, दोनों पैर के अंगूठों को दोनों हाथों से पाणिभ्याम गृहीत्वा शरणाविधि। और कहाँ तक लेके जाना है, कान तक लेके जाना है। जब आप इमेज देखोगे तो सर तक लेके गया हुआ है, ठीक है, तो इमेज भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कान तक लेके जाना है पैर को खींचकर। धनुराकर्षण कुर्यात, धनुर के जैसा आपकी जो इमेज हो जाएगी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। धनुर किस, जैसे धनुर होता है ना, धनुष, उसके जैसा आकृति आपकी बॉडी की हो जाएगी। धनुराकर्षण कुर्यात धनुरासन मुच्यते, इसी को हम क्या कहते हैं, धनुरासन कहते हैं। बस क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखेंगे कौन सा आसन है। मत्स्येंद्र, यहां से हम लोग बड़ा फास्ट जा रहे हैं। 6 आसन देख लिए, 7वां हमारा यही है। यहां से इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। यहां से ये मत्स्येंद्र आसन से अब हमारा समझ लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है ये। वामो उरु मूलापितम दक्ष पादम जानो बहिर्विष्टित वाम पादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तित तांग श्री मत्स्येंद्रनाथ उदितमाश्रम स्यात्। अब यहाँ पे मत्स्येंद्र आसन की बात कर रहा है। मत्स्येंद्र आसन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो मत्स्येंद्र आसन कैसे करते हैं, आप लोग करते हैं ना मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। यहाँ पे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन के बारे में कह रहा है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अर्ध की बात नहीं है, पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वामो उरी, मतलब वाम मतलब क्या होता है बताओ, वाम का मतलब बायां, बाया, ठीक है। और दक्षिण मतलब बाया, राइट, दाया, राइट। तो याद रखना, वाम और ये दक्ष, ये सब चीज याद रखना आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि वाम उरु मूल, मतलब जो बाएं उरु, उरु मतलब क्या होता है बताओ, जंघा, जंघा, जंघा को, बाएं जंघा के को मूल में, ठीक है, दक्ष पादम दाएं पैर को रखना, ठीक है। और जानो बहिर्विष्टित पादम, जानो, जानो मतलब क्या हो गया, घुटना, घुटना के जो बाहर है वहां पे बाएं पैर को रखने की बात कह रहा है। ठीक, आप फिर से समझो, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को बढ़ाओ। बाएं पैर के उरु को
बाएं उरु मतलब यहाँ पे ना जंघा सर। जांग, हाँ जंघा लो, या फिर एरी से भी समझ, सर एरी में जंघा ऐसा बोल सकते हैं सर, जंघा का मूल भाग और हम्म, जानू के हाँ बीच में। हाँ हाँ ठीक है। तो बाएं जांघा के मूल में दाएं पैर को लगाना है, ठीक है। जैसे अर्ध पद्मासन कैसे करते हो, एक पैर लगाया, ठीक है, और क्या करा, दक्ष पादम, जानो भाई, और बाएं पैर को दाहिने एरी के बाहर की तरफ व्यवस्थित करना है, ठीक है। ये कह रहा है, फिर से समझा रहा हूं मैं। दाहिने पांव को बाएं जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को, ठीक है, दाएं घुटने के बाहर रखना है, और प्रगिष्ट तिष्ठेत परिवृत्तांगम, परिवृत्त त्रिकोणासन करते हैं ना, परिवृत्त पार्श्व कोणासन मतलब क्या होता है, परिवृत्त मतलब ट्विस्ट करना है बॉडी को, तो परिवृत्त अंगम अपने अंग को मोड़ने की बात कह रहा है ना, ट्विस्ट करना है, पेट को मोड़ के पीछे की तरफ देखते हैं, कंधे की तरफ, तो वैसे ही कह रहा है कि ऐंठना है, शरीर को ऐंठने की बात कह रहा है, और पीछे देखना है, ऐंठना, और इसी को कहा है उन्होंने मत्स्येंद्र आसन। इमेज दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। समझ में आया कैसे करना है, क्लियर हुआ? जी सर, जो प्रैक्टिकल में करते हैं वैसे ही बताएं। बस वैसे ही पूर्ण मत्स्येंद्र आसन अपने माइंड में लेके आओ, बस वैसे ही है, कह रहा है इसमें। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा श्लोक आ रहा है, उसको आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, वो है ये, मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग्म मंडलम खंडनास्त्रम अभ्यासत कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। अब क्या है, लाभ बताया है सबसे, कई बार क्वेश्चन जो है इससे पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये सब लिखना है। अब कह रहा है कि इससे लाभ का क्या है, जठर प्रदीप्त होता है, सबसे पहला लाभ मत्स्येंद्र आसन करने से जठर प्रदीप्त होता है। और ये अच्छा बताओ, ये कौन से गुरु पे लिया गया है, कौन से गुरु के नाम पे है? मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ। कहा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ जो थे इसी आसन में बैठकर साधना करते थे, कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये आसन का नाम पड़ गया है। तो पहला लाभ हो गया क्या, जठर प्रदीप्त होता है ना। अच्छा कोई बताओ कि हमारे शरीर में कितनी अग्नियां हैं टोटल? 13 तेरह तेरह सर। कौन कौन सा अग्नि है बताओ? 5 सबसे भूताग्नि, घट 5 पांच 7 जठराग्नि, भूताग्नि, एक सात जठराग्नि जठराग्नि, सर। एक तो जो 7 है ध्वातवाग्नि, आपको आयुर्वेद में मैंने पढ़ाया था। 5 है पंचभूताग्नि, और एक हो गया जठराग्नि, उसी जठर की बात कर रही है यहाँ, बहुत जरूरी है। तो जठर प्रदीप्त होता है मत्स्येंद्र आसन करने से। इसके बाद प्रचंड रुग्म मंडल, प्रचंड रुग्म मतलब जो क्रोनिक डिजीज है ना, बहुत गहरा रोग है, मंडल बहुत सारे जो प्रचंड रोग हैं, खंड नास्त्रम उसको खंडन करता है, उसको अलग करता है, मतलब नष्ट करता है। इसके बाद अभ्यासत कुंडलिनी प्रबोधम, और कह रहा है इसके अभ्यास से कुंडलिनी की भी जागृति होती है, कुंडलिनी, है ना। और क्या कह रहा है, चंद्र स्थिरत्वम, चंद्र 2 मंडल है ना, आप 16 दल, जब उसके ऊपर जो है हमारा एक चंद्रमंडल है जहां से सोमरस का स्राव होता है, और नाभि के पास क्या है, सूर्यमंडल, जहां से ये जो सोमरस नीचे गिरता है तो भस्म हो जाता है। इसीलिए जो हठ योगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, खेचरी मुद्रा लगाते हैं, है ना। इसमें भी एक टर्म आप पढ़ेंगे वहां पे, अमर वारुणी, है ना, मुद्रा वाले में हम देखेंगे, खेचरी मुद्रा में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये लगाते हैं कि ताकि वो जो
सोमरस है उसका भक्षण न हो। तो ये चंद्र भी स्थिर होता है, च ददाति पुंसा, ठीक है। ये लाभ बता दिया। कौन कितने कितने लाभ है? पहला तो हो गया जठर प्रदीप्त होगा, सारे रोग नाश होगा, कुंडलिनी जागृति होगी और चंद्र स्थित होगा। 2 4 टोटल इसके लाभ बता दिए, ठीक है। तो ये याद कर लेना है, चाहे तो श्लोक याद कर लो या तो फिर जो भी लाभ है वो याद करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम आते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अलग है? पश्चिम तान लिखा हुआ है और हम लोग अब क्या यूज करते हैं? पश्चिमोत्तानासन, ये डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ दुर्भ्या पदा अग्रित्वम गृहीत्वा जानुपर्यन्न अस्त्र ललाट देशो वसेदिदम पश्चिमोतान माहु। अब कह रहा है कि प्रसार पादों, पैर को फैला लेना है, मतलब सीधा करना है। जमीन पे भूवि दंड रूपो, दंड के समान दोनों पैर को, ठीक है। पदा अग्रित्वम गृहीत्वा, पैर के अग्रभाग को पकड़ने की बात कह रहा है ना, पैर के अग्रभाग को पकड़ने की बात कह रहा है। जानु पर्यंत्र, अब जानु मतलब क्या होता है? घुटना। ललाट मतलब फोरहेड, जो हमारा ललाट देश है ना, फोरहेड है, उसको जानू के पास लाने की बात कह रहा है, टच करना है। वसेदिदम पश्चिमोत्तान माहु, इसी को हम क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। विधि समझ में आ गया? अब इसके लाभ देख लेते हैं। इति पश्चिमोत्तान मा आसन अग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उद्यम जठरानलस्य कुर्यात उद्रे कार्श्यम आरोग्यताम च पुंसाम। अब लाभ क्या बताया? इति मतलब ये जो अभी हमने देखा पश्चिमोत्तानासन, ठीक है, उसके लाभ बता रहा है। क्या क्या लाभ बता रहा है? पहला होता है पवनम। पवन को यहाँ पे आप समझोगे प्राण से, है ना, प्राण। तो पश्चिम वाहिनम करोति, जो प्राण है वो उसका संचार होता है। देखो यहाँ पे ना हिंदी में भी लिखा हुआ है, पश्चिम मतलब क्या होता है? पीछे। जब आप उसमें देखोगे ना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो कैसे होता है? जो ईरा और पिंगला नाड़ी जब सम अवस्था में आता है तो प्राण ऊर्जा कहाँ जाता है? सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और ऊपर की तरफ उठता है, ठीक। तो यही कह रहा है कि पवन जो है पश्चिम, पीछे की तरफ वाहिनम, वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो पीछे कौन सा है? यहाँ पे सुषुम्ना की बात कह रहा है कि सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। और क्या लाभ बताया है इसका? उद्यम जठरानलस्य, और जठर अग्नि का भी प्रज्वलित होगी, है ना, जठराग्नि प्रज्वलित होगी। कुर्यात उदरे, कार्य उदरे, और कार्य मतलब क्या होता है? पतला, मतलब पेट भी पतला होगा, है ना। आप लोग करवाते हैं अभ्यास, अब आपके लिए जब रहता है ना कि भाई हमें एब्डोमेन कम करना है, पेट कम करना है, बहुत अच्छा है उसके लिए, ठीक है। तो उदरे कार्य मतलब क्या होता है? पतला। तो पेट क्या होगा? पतला होगा। और क्या क्या होगा? आरोग्यताम च, और आरोग्य का लाभ होगा। तो कौन कौन सा लाभ हो गया ये? आप लोग नोटबुक लेके बैठते हैं ना? कोई ऐसा है जो नोटबुक लेके नहीं बैठा है? अब बोलेंगे ही नहीं, अब क्या बोले, हम तो बैठे ही नहीं लेके नोटबुक बैठे हैं, नोट्स बना रहे हैं छोटे छोटे। नोटबुक लेके बैठे हैं सर। ठीक है। तो पहला लाभ क्या हो गया कि प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवाहित होगी। ये वर्ड लेकिन याद रखना, संस्कृत वाला पवनम पश्चिम वाहिनम, संस्कृत वर्ड कई बार डायरेक्ट पूछता है, इसके जो अर्थ हैं हिंदी वर्ड्स हैं वो नहीं पूछेगा। संस्कृत वर्ड्स पूछ सकता है बट 90% चांसेस हैं कि आपको संस्कृत वर्ड्स ही पूछेगा। और क्या होगा? उद्यम जठराग्नि प्रदीप्त होगी। और क्या होगा? चौथा, तीसरा
पेट पतला होगा, और पांचवा क्या है, आरोग्य लाभ होगा। ठीक है, ये लाभ आपको पश्चिमोत्तानासन का है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखेंगे, 5-10 मिनट और, 5 मिनट और। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे मयूरासन, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आपने मोर को देखा होगा, ऐसा कोई है जो मोर को नहीं देखा है? सभी ने देखा। तो मोर क्या खाता है बताओ? मोर क्या खाता है? नहीं पता? सांप। ठीक है, और सांप कैसा होता है? विषैला होता है। तो एक लाभ तो ऐसे ही हो गया, आपको पता। ठीक है, विष भी, मयूर आसन करोगे तो विष भी आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे आप कोरिलेट करके समझोगे ना तो जल्दी से याद हो जाएगा चीजें। आप इसकी विधि पहले समझ लेते हैं। तो धराम वस्तभ्य कर द्वेन तत्कुपर स्थापित नाभि पार्श्व। अब इसको अन्वय करके समझाता हूं। तो उच्चासनो दंड वदुत्थित खे मायूर मेतत प्रवदंती पीठम। अब देखो, धराम वस्तभ्य कर द्वयन मतलब दोनों पैर को, नहीं सॉरी, दोनों हाथ को, कर मतलब हाथ होता है, तो दोनों हाथ को धराम वस्तभ्य, धराम मतलब जमीन पे टिकाना है। तत् उसके बाद तत् कुरपर, कोई बताओ कुरपर का मतलब क्या होता है? कोहनी। कोहनी। कोहनी को स्थापित करना है कहाँ? नाभि पार्श्व मतलब नाभि के बगल में, नाभि पे नहीं, पार्श्व मतलब बगल में, नाभि के बगल में करना है। ये आसन वैसे तो महिलाओं के लिए कई बार कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैसा कोई वर्णन नहीं है, जनरल बातें बता रहा हूँ। तो कोहनी को नाभि के बगल में स्थापित करना है। उच्चासनो दंड वदुत्थित खे। अब क्या करना है? उच्चासनो, अपने जो भी हमने बनाया है उसको, आसन को ऊपर उठाना है। दंड मतलब दंड के समान, ऐसे, है ना। दोनों हाथ हमने नीचे रखा, ये नाभि है, यहाँ पे रखा, और पूरा शरीर को ऊपर की तरफ उठा दिया। कहाँ? खे मतलब क्या होता है बताओ? खे का मतलब आकाश। आकाश, हवा में उठाने की बात कह रहा है। ठीक है, अपने हाथों पे बैलेंस बनाना है और हवा में पूरे शरीर के समान सीधा उठाना है। इसी को हम क्या कहते हैं? मयूरासन। अब इसके लाभ देखो, इमेज समझ में आ रहा है आपको किस तरह से करता है? जी सर। चलो, अब इसके लाभ देखो कि क्या लाभ है। हरति शकल रोग नासु गुल्मोदरादिन अभिभवति च दोषानाशनम श्रीमयूरम बहु कदश्न भुक्तम भस्म कुर्यात देश जनयति जठराग्नि जारेत कालकूटम। अब देखो, हरति सकल रोग नासु, सारे रोग को हरता है। सर्व रोग बहुत इंपोर्टेंट है, ये स्टार मार्क। जितने भी अब शुरू हो रहे हैं सारे ही इंपोर्टेंट श्लोक हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गुल्म रोग, आपको मैंने गुल्म रोग बताया था। गुल्म रोग क्या होता है? वायु का गोला बनना पेट में, है ना, उसको भी नाश करता है। अभिभवती, कम करता है दोष को, दोषान, है ना, दोष जो वात पित्त कफ जो दोष हमने आयुर्वेद में पढ़े थे, भूल गए कि याद है? याद है। उस दोषों को भी कम करता है। श्री मयूरम, देखो कितना इस आसन में श्री, हम लोग अपने पिताजी या माताजी का नाम लेते हैं तो कहते हैं ना श्री, ना कुछ कुछ नाम लेकर आगे, श्रीमती डैश डैश डैश, श्री डैश डैश। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से आसन में श्री वर्ड का यूज किया हुआ है? हठ पर दीपिका में पूछ सकता है। तो मयूरासन, बहुत इज्जत के साथ, बहुत आदर के साथ इस आसन का नाम लिया है स्वामी महाराज ने, श्री मयूर। बहु कदशना भुक्तम भस्म कुर्यात देशम। और क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भी खाना है, खाने से रिलेटेड है, भुक्तम भोजन से है, जो
बेकार खाना है, अपथ्य खाना है, कुपथ्य खाना है, बासी खाना है, वो सारे ही भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। मतलब उसका नुकसान, जो नुकसान होने वाला है उस भोजन से नुकसान नहीं होगा, भस्म हो जाएगा। जन अति जठराग्नि, जठराग्नि भी परदीप्त होगा। जारियेत कालकूटम, कालकूटम एक विष होता है, विष है ना, उस विष का भी नाश हो जाएगा, उस विष का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर पे। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में वो वर्ड कहा था कि मयूर जो है क्या खाता है, सांप खाता है। सांप। इसे समझना, ये पूछ देगा कालकूटम वर्ड आपको याद रखना है। कालकूट पूछ देगा कि क्या क्या होता है कालकूट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मयूरासन। आगे बढ़े, ये हमारा लास्ट श्लोक है। उत्तानम शव, सबसे अच्छा आसन, शवासन है ना। अगर कोई कहे कि सबसे अच्छा आसन कौन, तो शवासन में, ये मैंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी को आप करवाओगे ना, एक्सरसाइज करवाते होंगे, सर शवासन करवा दो, ठीक है, बहुत हो गया एक्सरसाइज। ठीक है, उत्तानम मतलब, उत्तान मतलब चित लेटना है ना, पेट स्पाइन पोस्चर, सुपाइन पोस्चर में लेटना, पट है ना, पेट ऊपर पीठ नीचे, उसी को हम कहते हैं उत्तान, ऊपर की तरफ उठ करके लेटना। सब भाव शव, शववद भूमौ, भूमि पे सब के समान, शयनम तक्षभाषणम, शयन करना है मतलब लेटना है। शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, देखो लाभ इसमें ही बता दिया है इसमें ना, क्या है श्रांति हरम मतलब, शांति हरम मतलब जो हम थकान है, बॉडी की जो थकान है उसको दूर करेगा, हरेगा। चिंता, जो भी चिंता है, दुख है, जो भी चिंताएं हैं है ना, ये जो अंतःकरण हमारे है ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त, वो उसको शांत करेगा है ना, उसको शांत करना, चित्त को शांत करने का काम करेगा। इसी को हम कहते हैं शवासन है ना, मानसिक शांति प्रदान करेगा। तो हमने आज शवासन तक देखा, अभी 4 जो है और हैं वो हम देखेंगे, कल देख लेंगे। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। इसके आगे कल देखते हैं, टाइम भी हो गया है, मैं आपकी दुविधा को समझ सकता हूँ। चलिए, आप लोगों को समझ में आया तो मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं। देखो लोग अब लेफ्ट भी हो रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन पूछने की बारी होती है सब भागने लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, लास्ट के 5 मिनट आपका रिवीजन हो जाता है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, समझ में आया एक बार बता दो, क्वेश्चन पूछूं, यस नो? यस सर, पूछिए सर। ओके, सबकी जोश दिखनी चाहिए, प्रीति जी, साक्षी जी, राखी जी, बस कुछ ही लोग। हाँ, अब हुई ना बात, ऐसे थम्स आने चाहिए। गुड, तब तो पता चलेगा ना कि आप लोग जगे हुए हैं। पता चले यहाँ मैं लेक्चर ले रहा हूँ और आप लोग उधर नींद गा रहे हैं, सो रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले आप लोग सभी लोग टाइप करना, टोटल हट प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हैं कुल? कोई 84 कह रहा है, कोई हट प्रदीपिका में 84 बताया है आसन, एक्सप्लेन है। 15 कह रहा है। पूनम जी बताइए कितने आसन? 15 बताए हुए हैं और टोटल 24 है। 24? चंदन 84 जी 84 आदिनाथ जी बताए। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आदिनाथ कितने आसन की उन्होंने बताया, आदिनाथ ने कितने बताया?
ठीक है, बहुत बढ़िया। लता जी बताइए। हाँ जी सर, 84 मुख्य आसन बताए आदि। सद्भावना जी बताइए, अब मुख्य कौन से आसन बताए हैं? मुख्य आसन कौन है? उसमें भी मैंने कुछ मुख्य बताए थे। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक है, सद्भावना जी नहीं सुन रहे। पवन जी बताइए। जी सर, 4 सर। सिद्धम, पद्मम, सिंहासम और भद्रम सर। बहुत बढ़िया। सर उसमें सिंहासन है भी सर की सर भूल गए सर ठीक। सिंहासन, उसमें भी एक प्रमुख है, वो कौन सा है? संतोषी जी बताएंगे। सिद्धासन सर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। 15 आसन के नाम सब लोग टाइप कीजिए, सब लोग टाइप कीजिए। टाइप देखते हैं कौन पहले कर रहा है टाइप। 15 आसन। यस, कमन। जो पहले टाइप करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट है। सर क्वेश्चन एक बार और कीजिए तो सर, आवाज नहीं आ रही है। 15 सर आसन मैंने के नाम टाइप करके लिखिए। सर 15 आसन। मैंने कर दिया सर। इस चंदन दी शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, ठीक है? 2 बार के है क्या? के कुंदन कुमार, ऐसे नहीं, ठीक है? चलिए ठीक है, बहुत लोगों ने टाइप किया है, बहुत बढ़िया। मेरी तरफ से स्माइल गिफ्ट आपको। चलिए अब नेहा जी बताएंगे। नेहा जी बताइए, मत्स्येंद्र आसन के लाभ। नेहा जी बताइए। जी सर। सर मत्स्येंद्र के सर 4 लाभ बताए हाँ हैं हाँ। आपने। सबसे पहला जठराग्नि प्रदीप्त होती है, फिर प्रचंड रोग जो होते हैं वो नाश होते हैं, फिर कुंडलिनी जागरण होती है, फिर चंद्रमंडल स्थिर होता है, जहां से सोमरस गिरने का वो होता है सर, तो चंद्रमंडल स्थिर होता है। चलिए राखी जी, माइक अनम्यूट करके आप बताएंगे पश्चिमोत्तानासन के लाभ। पश्चिम उदर पतला होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उदर पतला होता है सर। और और प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। तो याद रख। रोगों का नाश होता है। सबसे पहले जो है कि भैया पेट पतला कौन सा होगा वो याद कर लो, ठीक है? तो सबसे पहले यही आपका आया था कि हाँ, पश्चिमोत्तानासन से ठीक है भाई, ये आसन तो ठीक है, पेट पतला होना है। चलो ठीक है। इसके बाद मयूर आसन के लाभ बताएंगे साक्षी जी। जी सर, इसमें सबसे पहले तो सारे रोगों का नाश होता है और गुल्म रोगों को दूर करता है, जो दोष होते हैं उनको कम करता है, अपथ्य खाना होता है उसको मतलब नष्ट कर देता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है और जो कालकूट विष है उसको भी नष्ट कर देता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताएंगे प्रियंका। प्रियंका है ना कुछ? प्रियंका पांडे। प्रियंका पांडे, आप माइक अनम्यूट करके आप बताइए शवासन के लाभ। सर मन शांत करता है और आप रिलैक्स कराता है, आपका जो स्ट्रेस है वो दूर करता है और सारे जो भी ऑर्गन्स हैं उन सबको
काफी मतलब रिलीफ मिलता है। मेन है मन शांत होता है इससे सर, और पूरा शरीर जो बॉडी है पूरा रिलैक्स हो जाती है, स्पेशली जब सारे आसन जब कर लेते हैं उसके बाद ये करवाया जाता है। अपने 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 उसमें नहीं जोड़ के बोलना है, ठीक है ना। शांति हरम और चित्त विश्रांति, यही दो हैं। अपने से जोड़ के नहीं बताना है कि ये होता है वो होता है, ऐसे नहीं। सर थोड़ा लेट ज्वाइन भाई हुई थी ना मैं, और कुछ इसीलिए। नहीं याद रखना है इसके अलावा। शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। हाँ जी, अब प्रियंका जी शांति पाठ करा दीजिए आप। ओके सर। किरण सिंह में भी यही लाभ है सेम। अच्छा ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करना आप लोग अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्या वहाँ पे क्या, वो ज्यादा जरूरी है, वही काम आएगा। शांति पाठ कराइए आप। जी। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए डीप इनहेल एक्सहेल कीजिए। 3 बार प्रणव का उच्चारण करेंगे। अ, मेरे साथ प्रार्थना को दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और उसकी उष्णता को अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अपने मुखमंडल पर लगाएं। सभी को प्रणाम। हरिओम। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आप लोग लेक्चर समझ में आ रहा है? कितने लोगों को पहले लगता था कि बहुत टफ है हर पर दीपिका? टफ तो नहीं लग रहा? आप लोग आसान लग रहा है ना अब तो? जी सर। पहले पहले अपने आप पढ़ते थे ना, तो माइंड में कुछ घुसता ही नहीं था, जैसे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। ये हट पर दीपिका बहुत लोग पढ़ाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा टफ होता है, इसके जो लैंग्वेज है तो समझ ही में नहीं आता कैसे इसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तभी तो सर आपका नाम लिया था शुरू में। थैंक यू। चलिए फिर कल मिलते हैं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहिए, सब हो जाएगा। गुड नाइट। थैंक यू सर। हरिओम। हरिओम। हरिओम सर, थैंक यू।